शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी-बीजीटी, बिहार टीजीटी-बीजीटी, झारखंड टीजीटी-बीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, साथ ही साथ इसके अतिरिक्त अलग राज्यों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का बैच देखने को मिलेगा, बिहार में टीजीटी पीजीटी का बैच देखने को मिल जाएगा, यूजीसी नेट, झारखंड में टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए, उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए, हरियाणा में जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए भी आपको बैच देखने को मिल जाएगा, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अलग अलग परीक्षाओं के आपको यहाँ पे बैच देखने को मिल जाएंगे। और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और आपको नोट्स भी दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करिए और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ये देखिए कि प्रश्न कहाँ गलत हो रहा है, प्रश्न क्यों गलत हो रहा है, प्रश्न कैसे गलत हो रहा है, उन गलतियों का सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपकी करंट की भी क्लास करवाई जा रही है। तो एक रणनीति के माध्यम से आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो सफलता के लिए जरूरी होती है और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में अगर जो कोई नई वैकेंसी आती है और उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो आप बैच में जुड़ करके पढ़ सकते हैं, आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स परचेज करते हैं तो आप एक बार मुझे कॉल कर लीजिएगा कोर्स को परचेज करने के बाद, क्योंकि आपको बैच में ऐड करना होगा और बैच में ही सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक वे से प्रोवाइड कराई जाती है। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। अभिकथन और तर्क। अभिकथन में क्या दिया गया है कि उपभोक्ता अतिरेक संभावित कीमत तथा वास्तविक कीमत के बीच का अंतर होता है और तर्क दिया गया है कि कीमत और उपभोक्ता अतिरेक के बीच प्रतिलोम संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है और एक बात पूछी जाती है कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था। ठीक है, उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ड्यूपिट के द्वारा उपभोक्ता अतिरेक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ड्यूपिट के द्वारा दिया गया। और इस उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है, तो विकसित करने का श्रेय मार्शल को जाता है। ठीक है, अब आपके समझ में आना चाहिए कि ये उपभोक्ता अतिरेक सिद्धांत क्या बताता है। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि किसी वस्तु को परचेज करने के लिए जो कीमत आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप में जो कीमत आप दे रहे हैं उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का अतिरेक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एलजी का फ्रिज खरीदना है। आपको क्या करना है, एक एलजी का फ्रिज खरीदना है और आपने क्या किया कि 40,000 रुपये अपनी जेब में रखे और आप एलजी के शोरूम में चले गए फ्रिज खरीदने के लिए। लेकिन जब आप एलजी के शोरूम में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि डिस्काउंट चल रहा है और इस टाइम जिस फ्रिज की आप बात कर रहे थे वो फ्रिज केवल 38,000 रुपये में ही मिल जाएगा। इट मीन्स कि क्या होता है कि 2,000 रुपये का आपका बचत हो जाता है।
और यही बचत जो होता है ये उपभोक्ता का बचत होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, उपभोक्ता का बचत बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ड्यूपिट ने दिया था। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को विकसित किसने किया था, तो मार्शल ने विकसित किया था। ये सिद्धांत हमें क्या बताता है, तो उपभोक्ता का बचत या उपभोक्ता के अतिरेक, ठीक है, ये दोनों बातें होती है, उपभोक्ता का एक ही बात है। तो उपभोक्ता का अतिरेक या उपभोक्ता का बचत मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु को क्रय करने के लिए एक उपभोक्ता जो मूल्य देने को तैयार है और वास्तविक रूप से जो मूल्य दे रहा है उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। जैसे कि हम आपसे ये कहें कि आपको एक LG का फ्रिज खरीदना है और फ्रिज खरीदने के लिए आप 40,000 रुपए लेकर के LG के शोरूम में जाते हैं, लेकिन जब आप शोरूम पहुंचते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये LG का फ्रिज केवल और केवल 38,000 रुपए में मिल जाएगा। इट मीन्स की उपभोक्ता की बचत कितनी हो जाएगी, 2,000 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं। तो उपभोक्ता अतिरेक संभावित कीमत तथा वास्तविक कीमत के बीच का अंतर है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कीमत आप देने को तैयार हैं और जो वास्तविक रूप में देते हैं उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। तो ये बात तो बिल्कुल 100% ठीक है। उसके बाद कीमत और उपभोक्ता अतिरेक के बीच प्रतिलोम संबंध होता है, ये भी बात 100% ठीक है। अगर जो मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होगी, है ना, अगर जो उस वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि जब वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो बचत कम होगी, अर्थात अतिरेक कम होगा। बचत कम होगी अर्थात क्या होगा, अतिरेक कम होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, ये भी प्रश्न उपभोक्ता बचत का ही है, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए बताइए, अब यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया गया है और ये कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया गया है और ये कहा गया है कि दिए गए चित्र में 10 रुपए मूल्य पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपभोक्ता की बचत को प्रदर्शित करता है। तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम ड्यूपिट ने दिया था। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, किसको जाता है, मार्शल को जाता है। उसके बाद उपभोक्ता का बचत होता क्या है, तो किसी वस्तु को परचेज करने के लिए अर्थात क्रय करने के लिए जो मूल्य आप देने को तैयार होते हैं और जो वास्तविक रूप से मूल्य देते हैं उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। अब यहाँ पे इसी बात को ग्राफ के माध्यम से पूछ दिया है, थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। मनोरमा जी, सदानंद जी, पूनम गुप्ता जी, शर्मा जी, कुमार चक्रवर्ती जी, सभी लोगों से निवेदन है, बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हैं, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उपभोक्ता कितनी कीमत देने को तैयार है और वास्तविक रूप में वो कितनी कीमत दे रहा है, उसी के बीच का अंतर ही तो उपभोक्ता का बचत कहलाएगा। थोड़ा आराम से करिए, ठीक है। तो उपभोक्ता के बचत का फॉर्मूला क्या होता है, उपभोक्ता के बचत का फॉर्मूला क्या होता है या उपभोक्ता का अतिरेक क्या होता है, तो जो मूल्य वो देने को तैयार है, ठीक है, जो मूल्य देने को तैयार है, ठीक है, और वास्तविक रूप में जो मूल्य वो देता है, वास्तविक मूल्य वो जो मार्केट में देता है वह उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि वो कीमत कितना देने को तैयार है, वो कीमत कितना देने को तैयार है। तो देखिए ये OH यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कीमत देने को तैयार है, कीमत देने को तैयार कितना है ये, ठीक है, OH, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 10 रुपए मूल्य पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपभोक्ता की बचत को प्रदर्शित करेगा। तो ये मूल्य देने को तैयार कितना है, तो ये मूल्य देने को तैयार है 30 रुपया, 30 रुपया तैयार है अगर जो देने को, तो इसका मतलब कि ये देने को तैयार है कितना, OH देने को ये तैयार है, लेकिन वास्तविक रूप में ये कितना दे रहा है, वास्तविक रूप में वो इतना ही दे रहा है, इतना ही दे रहा है, अर्थात वास्तविक रूप में वो कितना दे रहा है, OC ही दे रहा है, वास्तविक रूप में वो क्या कर रहा है, OC ही दे रहा है, OC ही दे रहा है।
तो ऐसी स्थिति में किसी वस्तु को किसी वस्तु को परचेज करने के लिए कोई उपभोक्ता 30 रुपया देने को तैयार था, लेकिन वास्तविक रूप से उसे वो कितना दे रहा है, केवल और केवल 20 रुपया दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका बचत क्या हो जाएगा, वो 30 रुपया देने को तैयार था, लेकिन वो 30 रुपया नहीं दे रहा है, वो केवल और केवल 10 रुपया दे रहा है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो पार्ट होता है उपभोक्ता का बचत हो जाएगा, अर्थात सी ई और एच, अर्थात ये वाला सी ई, ये और एच, ये वाला, ये उपभोक्ता का क्या हो जाएगा सर, बचत हो जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अधिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता के अतिरेक को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अधिक सही है, कौन सी शर्त अधिक सही है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। अगला प्रश्न, कि अधिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता, और ये सारे प्रश्न बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आज का, थोड़ा आराम से और पूरा सेशन देखिएगा। क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अधिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता के अतिरेक के माप हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अधिक सही है, ठीक है। चलिए, अधिमान वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता के अतिरेक की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा की गई थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा कि अधिमान वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता के अतिरेक की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कही गई थी। तो जितने लोग भी यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि उपयोगिता को अमापनीय है, तो ये जो, ठीक है, उपयोगिता अमापनीय है, ठीक है। तो अगर जो हम लोग बात करें दोस्तों अधिमान वक्र के संदर्भ में, तो जब अधिमान वक्र की व्याख्या होती है तो उसके अंतर्गत इन अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। मापने का काम कौन कहा था, माप, उपयोगिता की माप हो सकती है, ये तो मार्शल ने कहा था, ये तो मार्शल ने कहा था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। लेकिन अधिमान वक्र की यहाँ पे बात हो रही है, तो अधिमान वक्र हमें ये बताता है, अधिमान वक्र क्या बताता है कि उपयोगिता को एक क्रम में रखा जा सकता है। उपयोगिता का क्रमवाचक माप संभव होता है, क्रमवाचक माप संभव होता है, अर्थात अब आप वस्तुओं की उपयोगिता को एक क्रम में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी है और आपको कपड़ा भी चाहिए, तो आपके लिए भूख ज्यादा जरूरी है कि कपड़ा ज्यादा जरूरी है। तो अगर जो भूख ज्यादा जरूरी है तो आप क्या करेंगे कि जो भूख से संबंधित चीजें हैं उसको प्रथम वरीयता देंगे, अर्थात कहेंगे इसकी उपयोगिता सबसे ज्यादा है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे किसको रखेंगे, कपड़े को रखेंगे। तो अधिमान वक्रों की सहायता के माध्यम से ये बात बताई गई कि उपयोगिता का क्रमवाचक माप संभव है, और उपयोगिता का क्रमवाचक माप संभव है इसका मतलब कि उपयोगिता को एक क्रम में रखा जा सकता है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। उपयोगिता को मापा जा सकता है ये बात तो मार्शल ने कही थी, ठीक है, लेकिन उपयोगिता को एक क्रम में रखा जा सकता है ये बात अधिमान वक्रों के माध्यम से कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर आ रहा है सर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता का बचत कहा। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि किसने ये बात कही कि उपभोक्ता का बचत ही क्रेता का बचत होता है। तो इजी सी बात है, एक उपभोक्ता ही तो क्रेता होता है ना। अगर जो आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं इट मीन्स आप उसका उपभोग कर रहे हैं, है ना। तो आप खरीद रहे हैं तो क्रेता आप ही हुए ना। ये बात किसने कही, तो ये बात कही थी बोल्डिंग साहब ने। तो उपभोक्ता के जगह पे इन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया था, क्रेता शब्द का इस्तेमाल किया था। तो निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता का बचत का नाम दिया, तो ये कहा था बोल्डिंग ने। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र क्या है।
अगला कि उपभोक्ता की बचत। अभी तो मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम ड्यूपिट ने दिया था और उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय मार्शल को जाता है। उपभोक्ता की बचत का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को परचेज करने के लिए मार्केट में जो मूल्य आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप से जो मूल्य आप दे रहे हैं उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बोल रहे हैं कि सर कुल उपयोगिता, अर्थात कुल उपयोगिता मतलब जो आप देने कुल उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए जो आप देने के लिए तैयार हैं उसमें से हम किसको घटा देते हैं? कीमत को इंटू इकाई, खरीदी गई इकाइयों की संख्या को। मतलब जो आप अपनी कुल उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए जो वस्तु खरीद रहे हैं, अर्थात एक वस्तु अगर जो खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि आपकी बचत कितनी है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? आराम से करिएगा, धैर्य से और प्यार से। क्या उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? इजी सी बात है, खूबसूरत सी बात है, छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी डी बोल रहे हैं ना, मुझे पता है कि आप डी क्यों बोल रहे हैं, मुझे पता है कि आप डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकार प्रतियोगिता की क्या विशेषता होती है? तो भैया यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? ये एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की बात कर रहा है। ठीक है, ये एकाधिकार बाजार नहीं, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की बात कर रहा है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर जो एकाधिकार बाजार की बात करें, एक सेकेंड, अगर जो हम क्या करें, अगर जो हम एकाधिकार बाजार की बात करें, एकाधिकार बाजार की अगर जो बात करें तो इसमें क्या होता है? किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। ठीक है, अकेला विक्रेता होता है। लेकिन अगर जो हम इसकी बात करें, एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार की बात करें जो आपके प्रश्न में पूछा गया है, इसके अंतर्गत क्या होते हैं कि अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं तथा ये समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, ये विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं। ये विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप कभी बस में या ट्रेन में यात्रा किए होंगे तो एक व्यक्ति आता है, 5 पावर बैंक के साथ में लिया रहता है, 5 पावर बैंक के साथ में लिया रहता है और जितने भी पावर बैंक होते हैं वो रंग में, रूप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो वो किसका उदाहरण है? एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार का उदाहरण है। तो चलिए अब हमें बता दीजिए। तो देखिए एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में जितने भी डी कर रहे हैं सबको उत्तर, सबको आयोग नंबर नहीं देगा। एक बात समझ लीजिएगा, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत क्या होता है कि अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं और ये विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और कीमत जड़ता कहाँ पे पाई जाती है? अल्पाधिकार के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये भी एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार का उदाहरण नहीं है। तो बात तो डी भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें दोनों सही है। ठीक है, विक्रेताओं की संख्या अनेक होती है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत। और एकाधिकार बात देखिए, बार बार मैं बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एकाधिकार बाजार मतलब अकेला विक्रेता और एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार मतलब अनेक विक्रेता, लेकिन वो विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं, एक जैसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए और इसका राइट आंसर डी भी है। लेकिन जब आयोग आपको नंबर देगा तो अगर जो सी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है तो आयोग ये चाहेगा कि आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक करिए।
सी पे ही आपको उत्तर मिलेगा। सी के अलावा अगर जो आप डी पे टिक कर देंगे तो आपको उत्तर हो सकता है कि आपको अंक इस पे न मिले, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगला कि यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपए है तो सीमांत आय 40 इकाई के बराबर हो तो कीमत की सापेक्ष मांग की लोच होगी। खूबसूरत सा प्रश्न है, एक बार नहीं अनेकों बार पूछा गया है। ठीक है, तो एकाधिकार बाजार और एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार ये दोनों अलग अलग होता है। ये बार में बोलता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको समझते हैं एक ही होता है। तो एकाधिकार बाजार के अंतर्गत अकेला विक्रेता होता है, ठीक है, और उद्योग में फर्म का प्रवेश प्रतिबंधित होता है। और एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन ये समरूप नहीं विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला कि यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपए हो, सीमांत आय 40 इकाई के बराबर हो, तो कीमत की सापेक्ष मांग की लोच होगी। अब इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है मांग की लोच का फार्मूला सर? मांग की लोच का फार्मूला क्या होता है? एक सेकेंड। मांग की लोच का फार्मूला क्या होता है सर? कोई बताएगा कमेंट करके? सभी लोग बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है। तो मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो ए आर अपान ए आर माइनस एम आर, यही तो होता है ना। ए आर अपान ए आर माइनस एम आर, यही तो होता है ना। ए आर क्या है? वस्तु की कीमत है, और एम आर क्या है? सीमांत आय है। तो अब इसमें रख दीजिए ए आर इज इक्वल टू, ए आर किसके बराबर होता है? आप कंफ्यूज मत होइएगा ना सर। ए आर की किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है। तो इसी फार्मूले को एक अन्य तरीके से भी तो हम लिखते हैं ना कि पी माइनस पी अपान पी माइनस एम आर, इसे ऐसे भी तो लिखते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में आप रख दीजिए मान 50 बटा 50 माइनस 40, ठीक है। तो 50 बटा क्या हो जाएगा? ये 50 बटा 10 हो जाएगा। 50 बटा 10 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी मांग की लोच क्या होगी? 5 होगी। तो कभी आपको ये प्रश्न भूलेगा नहीं ना, कभी ये प्रश्न आपको भूलेगा नहीं ना कि यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये दी गई है, सीमांत आय 40 इकाई के बराबर है, तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच आपको बताना है। तो देखिए मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर अपान ए आर माइनस एम आर। ए आर को हम ए आर चूंकि पी के बराबर होता है तो पी अपान पी माइनस एम आर, ठीक है। और अब पी का मान पुट कर देंगे, एम आर का मान पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमें मांग की लोच पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला कि एक क्रेता अधिकार की अवधारणा का आविष्कार किसने किया? क्रेता अधिकार, क्रेता अधिकार कौन होता है? क्रेता अधिकार की प्रॉपर्टी क्या होती है? बताइए मुझे कमेंट करके कि क्रेता अधिकार की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। और इसका ये अवधारणा किसने दिया था? किसने दिया था? अच्छा यही तो पूछ रहा है, चलिए ठीक है। थोड़ा हमें एक बार कमेंट करके बताइएगा क्रेता अधिकार का उदाहरण। कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि क्रेता अधिकार बाजार का उदाहरण कौन सा है? क्रेता अधिकार बाजार का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ठीक है। सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। भाई क्यों सी बोल रहे हैं, क्यों डी बोल रहे हैं? तो हाँ, जो डी बोल रहे हैं वो तो ठीक बोल रहे हैं। चेम्बरलिन की तरफ क्यों आप जा रहे हैं? आप श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की तरफ जाइए ना। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने क्या कहा था कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें अकेला किसी वस्तु का क्रय करने वाला हो, ऐसी स्थिति को ही क्रेता अधिकार की स्थिति कहा जाता है। बाजार की ऐसी स्थिति जहां अकेला क्रेता हो, जहां अकेला क्रेता हो, अर्थात किसी वस्तु को खरीदने के लिए अकेला क्रेता हो, तो इस प्रकार की बाजार व्यवस्था को क्रेता अधिकार कहा जाएगा। कमेंट करके बताइए क्रेता अधिकार बाजार का उदाहरण, ठीक है। अगला सीमांत आय शून्य है यदि मांग की लोच होगी। खूबसूरत सा प्रश्न है, एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है। हाँ, उत्तर प्रदेश की जो मंडी है,
जिसमें लोग क्या करते हैं कि गन्ने को ले जाकर के बेचते हैं, या कुछ ऐसी ऐसी भी फसलें होती हैं जिसको क्रय करने का एकाधिकार किसके पास है? इस परिषद के पास है। तो ये क्रेताधिकार का उदाहरण है। अगला कि सीमांत आय शून्य है तो मांग की लोच होगी। बच्चों वाला प्रश्न है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सर आप कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए। अगर जो आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ठीक कंटेंट ना मिलने की वजह से फिर भी आप क्या हो सकते हैं कि समस्या में पड़ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ऐसे नहीं हो जाएगा। आपको जितना जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है उतना ही जरूरी प्रैक्टिस करना है, और जितना जरूरी प्रैक्टिस करना है उतना ही जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब आगे इसमें देखते हैं। और जो लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो एम आर इज इक्वल टू क्या होता है? ए आर ब्रैकेट में 1-1/E। अगर जो ई की बात करें तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यही तो पूछ रहा है कि मांग की लोच। यदि मांग की लोच क्या होगी? सीमांत आय अगर जो शून्य है, सीमांत आय शून्य, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एम आर को 0 दे दिया है। एम आर का मान कितना दे दिया है सर? एम आर इज इक्वल टू ये 0 दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ए आर ब्रैकेट में 1-1/E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ए आर को इधर आप पक्षांतर कर देंगे, तो जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये शून्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि ए आर इंटू 0 ये शून्य हो जाएगा। फिर जब आप इसे ए को पक्षांतर करेंगे, तो जब इसे आप इधर पक्षांतर करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, तो ए इज इक्वल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब चूंकि ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 1/E। ठीक है, तो अब फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जितने लोग भी इकाई के बराबर बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित बाजारों में से किस स्थिति में उपभोक्ता का अतिरेक उपस्थित नहीं होता है? किस बाजार प्रतियोगिता के अंतर्गत उपभोक्ता का अतिरेक नहीं होता है सर? बताइए। नविता भट्ट जी, कुमार चक्रवर्ती जी, नौशाद अली जी, मीनू यादव जी, सदानंद मिश्रा जी, संध्या पांडे जी, चंद्रजीत यादव जी, पिंकी जी, शक्ति जी, अर्पित जी, नीलम सिंह जी। ठीक है, हाँ ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको जानने के लिए पता होना चाहिए कि निम्नलिखित बाजारों में से किस बाजार स्थिति में उपभोक्ता का अतिरेक उपस्थित नहीं होता है? तो ये बच्चों वाली बात है। अगर जो आपने पीबू साहब के 3 प्रकार के कीमत विभेदीकरण के बारे में पढ़ा होगा, प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण, तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण, तो वहां पे आपने प्रथम कोटि के कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत पढ़ा होगा कि इसका जो उदाहरण है वो वकील है और डॉक्टर है। वकील और डॉक्टर जो होता है वो प्रथम कोटि की कीमत विभेदीकरण का उदाहरण होता है। अर्थात ये क्या करता है कि अलग अलग क्लाइंटों से अलग अलग कीमत वसूल करता है। अर्थात अलग अलग क्लाइंटों से ये अलग अलग फीस वसूल करता है। अगर जो आप किसी वकील के पास जा रहे हैं, तो वकील अगर जो ये देखेगा कि आप बहुत ज्यादा क्या हैं, अमीर हैं, आप फॉर्चूनर से उतर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील से मिल जाएंगे, तो फिर वो बता देगा आपको कि 5 लाख रुपए हमारा क्या है, हमारा फीस है। अब वो भी डिपेंड करेगा कि घटना की प्रवृत्ति कैसी है ना। लेकिन वही अगर जो कोई व्यक्ति थोड़ा गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो उसका काम कितने में हो जाएगा? 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, इस तरीके से हो जाता है ना। तो ये क्या है? ये वकील और जो डॉक्टर होता है वो प्रथम कोटि के कीमत विभेदीकरण का उदाहरण का उदाहरण होता है, और इसके अंतर्गत उपभोक्ता का अतिरेक होता ही नहीं, क्योंकि वकील देख लेता है कि ये कितना दे सकते हैं, ये कितना दे सकते हैं, इनकी कितनी क्षमता है कि ये पैसा दे सकते हैं। तो वहां पे अतिरेक उत्पन्न होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं कि वकील साहब यही 20,000 रुपये लेकर के आए, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर अब उनका अतिरेक क्या है? अगला कि एकाधिकार का परिणाम प्राय होता है। बच्चों वाला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाँ, कि एकाधिकार
का परिणाम प्रायः होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है, अब इसको अगर जो ध्यान से नहीं करेंगे ना तो बहुत धुरंधर छात्र इसको गलत करते हैं एग्जाम में, ठीक है, बहुत धुरंधर छात्र इस प्रश्न को गलत करते हैं सर, बहुत बड़े बड़े छात्र, क्योंकि उनको कुशलता और अकुशलता में अंतर समझ में नहीं आता है ना। तो आवंटन एवं तकनीकी अकुशलता देखने को मिलता है, क्योंकि जो एकाधिकारी होता है ना उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, एकाधिकारी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो एकाधिकारी का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि कम समय में ज्यादा लाभ कमा लिया जाए, और ज्यादा लाभ कमा करके उसका ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता है कि हमें लंबे समय तक 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल काम करना है, उसे कम समय में ज्यादा लाभ कमाना होता है। तो वो क्या करता है कि अपनी कीमतों को बढ़ा करके मार्केट, अपने वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा करके मार्केट में बेच देता है। तो इट मीन्स की आवंटन एवं तकनीकी अकुशलता क्या कहलाता है, एकाधिकार का परिणाम। जैसे कभी कभी आपने जिंदगी में एक बार जरूर ऐसा हुआ होगा कि किसी ऑटो में आपने ऐसे बैठा होगा, जो ऑटो चारों तरफ से लग रहा होगा कि अब ये गिर जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें जो ऑटो चालक होगा वो 4 लोग को 5 लोग को करा बैठो अभी जाएगा, अभी बैठो 10 मिनट में जाएगा। तो वो क्या कर रहा है कि उसकी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ वो क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों को उसमें बैठा रहा है और लेकर के जा रहा है, 20-20 रुपया किराया वसूल लिया, 100 रुपया उसका हो गया मिनिमम, है ना। तो तकनीकी कुशलता का अधिकार के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। अगला प्रश्न कि थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लेखक कौन से हैं भाई, बताइए। सोचिए, अपना भारत को भी बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर जो आप अपने पड़ोसी देश चाइना को देखेंगे ना, तो चाइना के पास वर्तमान समय में, इस समय में ऐसी ऐसी टैक्सियां बन गई हैं कि जो ऑटोमेटिक है, उसमें कोई ड्राइवर ही नहीं। आप जाइए बस बुक करिए, ठीक है, आप टैक्सी बुक करिए, वो टैक्सी आपके पास चली आएगी, बस आप एड्रेस डाल दीजिए कि आपको कहाँ पर जाना है, उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं। बड़ी बड़ी बसें हैं, बस भी ड्राइवलेस है, मतलब वहाँ पे कोई भी ड्राइवर नहीं है जो ड्राइवर बस को चलाए। तो टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे है ना, अगर जो भारत की कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजी के आगे में चाइना बहुत आगे। उनकी जो पब्लिक टैक्सियाँ, ठीक है, जैसे आप लोग ओला उबर करते हैं ना, वैसे ही जो उनकी पब्लिक टैक्सियाँ हैं वो क्या है, उसमें ड्राइवर ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है, किसने दिया था भाई, हाँ क्या उत्तर आ रहा है, चेम्बरलिन की बात कर रहे हैं, चेम्बरलिन की बात कर रहे हैं। ये किससे संबंधित है, ये एकाधिकार प्रतियोगिता से संबंधित है। ये किसने दिया था, चेम्बरलिन ने दिया था, और किससे संबंधित है, ये एकाधिकार से संबंधित है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एकाधिकारी शक्ति का मापन किया जा सकता है, एक एकाधिकारी की शक्ति का मापन आप कैसे कर सकते हैं, चलिए बताइए भाई। एक एकाधिकारी के शक्ति का मापन आप कैसे कर सकते हैं, इजी सी बात है और बहुत खूबसूरत सी बात है। क्या उत्तर आ रहा है सर, चलिए, एकाधिकारी शक्ति की माप करने का फार्मूला किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था, किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि एकाधिकारी शक्ति का मापन करने का फार्मूला किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर जी कीमत एवं सीमांत लागत के अंतर के द्वारा। तो एकाधिकारी शक्ति का मापन किया जाता है कि जो वस्तु की कीमत है, अर्थात जिस कीमत पर वो मार्केट में वस्तुओं को बेच रहा है और उस वस्तु को उत्पादित करने में उसकी लागत कितनी है, तो उसकी सीमांत लागत और वस्तु की कीमत के बीच जो अंतर प्राप्त होता है वही क्या होता है, उसका लाभ होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और एकाधिकारी शक्ति की माप का फार्मूला किसने दिया था, लर्नर के द्वारा दिया गया था, लर्नर के द्वारा दिया गया था, जिसमें कीमत माइनस सीमांत लागत अपान कीमत की बात इन्होंने किया था।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या करता है, ये अपने कीमतों को ज्यादा रखता है, ये वस्तु की कीमत को ज्यादा रखता है, अर्थात ये ज्यादा कीमत वसूल करता है और अपने सीमांत लागत को ये कम से कम रखने का प्रयास करता है, अपने सीमांत लागत को कम से कम रखने का प्रयास करता है और कीमत को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करता है, जिससे ये अप्रत्याशित लाभ कमा पाए। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगला, किन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन है। एक बार नहीं अनेकों बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, आप कम से कम 1 घंटे नोट्स रोज पढ़ते रहा करिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पर टेस्ट दीजिए। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, उसको फॉलो करते रहिए। और आपको करंट भी कवर कराया जा रहा है, सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी। इसकी लाइव क्लास होती है, इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। अगर जो इतने सारे माध्यमों से आप एप्लीकेशन पे सारे कंटेंट को फॉलो करते रहेंगे ना दोस्तों, तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ, जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली आप अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। आप चाहें तो गूगल पे या फोन पे से अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच उपलब्ध हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, सारे बैच आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, कि किन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक टॉपिक का वहाँ पे रोज नोट्स खुद से मैं प्रोवाइड कराता रहूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं खुद से, तो आप अगर जो वहाँ पे रहेंगे तो पढ़ लेंगे, है ना। हालांकि उस पर अभी काम चल रहा है, जैसे हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लाइव स्टडी इलाहाबाद वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि किन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन है। ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। किन्स आप किसकी बात करते हैं, प्रभावी मांग की बात करते हैं ना। किसकी बात करते हैं, किन्स आप किसकी बात करते हैं, प्रभावी मांग की बात करते हैं ना। कहते हैं ना कि अगर जो अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाना है, अगर जो अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति को बढ़ाना है तो हमें प्रभावी मांग पर काम करना पड़ेगा। और प्रभावी मांग क्या होता है, प्रभावी मांग होता है जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए। समग्र मांग क्या हो जाए, समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए। चलिए अब बताइए, थोड़ा सा आपको हिंट मिला हो तो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो उत्पादन होता है वो आय का निर्माण करता है। अर्थात जब व्यक्ति उत्पादन करता है तो जब उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा, उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा, अगर जो उत्पादन बढ़ेगा तो उस राष्ट्र में रोजगार बढ़ेगा। और अगर जो रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र में मांग भी बढ़ेगा और पूर्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, और मांग व पूर्ति जब दोनों ठीक तरीके से क्रियाशील हो जाएगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु क्या है, अभी बताया हूं। चलिए ठीक है, ठीक है, तो किन्स आप किसकी बात करते हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है या देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी है तो हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, हमें प्रभावपूर्ण मांग पे ध्यान देना चाहिए। और प्रभावपूर्ण मांग के अंतर्गत क्या होता है, समग्र मांग बढ़ता है अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बढ़ता है। और जब मांग बढ़ता है तो इसके साथ साथ उत्पादन भी बढ़ता है, अर्थात समग्र पूर्ति भी बढ़ती है। ठीक है, समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति। तो प्रभावपूर्ण मांग इज इक्वल टू क्या होता है, जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए, उसी को किन्स साहब ने प्रभावपूर्ण मांग कहा। और उन्होंने कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है, तो हमें प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना पड़ेगा।
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला कि व्यावसायिक मंदी से निपटने के लिए किन्सियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस स्थिति को अपनाने का सुझाव देते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने अगर जो मंदी शब्द का इस्तेमाल होता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मंदी का मतलब क्या होता है। तो मंदी का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की जो मांग है वो अपने बिल्कुल न्यूनतम बिंदु पे आ गई है, अर्थात उस अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग गिर गई है और वहीं दूसरी तरफ पूर्ति भी उस अर्थव्यवस्था में गिर गई है। तो अगर जो मांग व पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाता है तो उसे ही मंदी कहते हैं। और मंदी का कारण क्या होता है? मंदी का कारण ये होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग गिर जाती है। और वस्तुओं की मांग क्यों गिर जाती है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, जब कोविड का समय था तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि वैश्विक मंदी आने वाली है। बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे थे ना कि वैश्विक मंदी आने वाली है। वैश्विक मंदी आने का मतलब क्या हो गया कि जैसे खास करके जो विकसित देश है वो क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि हमारी वस्तुओं की मांग कितनी है। वो पहले मांग को देखते हैं कि हम कितना उत्पादन करेंगे तो हमारी वस्तुएं मार्केट में बिक जाएंगी। तो अगर जो उनको ये लगता है कि हम किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे और उसकी मांग ही नहीं हो पाएगी तो वो उत्पादन ही नहीं करते हैं, अर्थात वो पूर्ति भी नहीं करते हैं। तो जब मांग भी गिरती है और पूर्ति भी गिरती है तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। तो अगर जो किसी अर्थव्यवस्था में मंदी अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है, किसी अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है तो उसे कहा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। और किन्स साहब ने क्या कहा? किन्स साहब ने कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो इस मंदी से इजाद पाने के लिए सरकार को राजकोषीय नीति पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात सरकार को अर्थव्यवस्था में व्यय करना चाहिए। सरकार अगर जो अर्थव्यवस्था में व्यय करेगा तो इससे एक तरफ मांग भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ पूर्ति भी बढ़ेगा। और मांग व पूर्ति अगर जो अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ने लगेगा तो फिर क्या होने लगेगा? अर्थव्यवस्था का विकास होने लगेगा, उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, यदि आय में 5,000 करोड़ की वृद्धि से बचत में रुपए 500 करोड़ की वृद्धि हो जाए तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी। अब अगर जो है ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लिए और इस सेशन को अच्छे से देखे हैं, कापी पेन पास रखे हैं, इसको थोड़ा बहुत नोट भी करके इसको समझ लिए, और अगर जो ये पेपर में आ गया तो आप हजारों छात्रों से आगे जाने वाले हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्न कोई भी कर नहीं पाता है, सभी लोग गुणा भाग जोड़ घटाना, कोई क्या करेगा, कोई करेगा कि इससे इतना कर दो, जो नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा, इतना कर दो और उसके बाद 100 से भाग दे दो, तो ये इतना इतना करेगा, फिर ये 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा तो ये 1000 आ रहा है। तो अब 1000 आएगा तो वो देखेगा तो कहेगा ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो चलिए थोड़ा आराम से करिए। प्रोसेस बताइए इस प्रश्न का, इस प्रश्न का प्रोसेस बताइए कि इस प्रश्न में किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रश्न का प्रोसेस बताइए कि इस प्रश्न में किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आपको एमपीसी पता होनी चाहिए। सर जी एमपीसी इज इक्वल टू क्या होता है सर? तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है ना। डेल्टा सी क्या होता है? डेल्टा सी का मान क्या होता है? इसको हटाइए भाई एक सेकेंड। एमपीसी 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 इज इक्वल टू क्या होता है सर? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या होता है? डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या होता है? तो उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन। और अगर जो वही बात करें डेल्टा वाई की, तो डेल्टा वाई का मान क्या, डेल्टा वाई क्या इंडिकेट करता है? आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि आय में 500 करोड़ की वृद्धि होती है। तो बचत में 5,000 करोड़ की वृद्धि होती है और बचत में 500 करोड़ की वृद्धि होती है। तब ऐसी स्थिति में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? चूंकि हम और आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है?
अगर जो नहीं जानते हैं तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा करिए, जरूर कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा सी होता है वो किसके बराबर होता है? वो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एस के बराबर होता है, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एस के बराबर होता है। तो अब डेल्टा वाई का मान कितना दिया गया है? डेल्टा वाई का मान दिया गया है 5000 करोड़। ठीक है, तो डेल्टा सी अगर जो आपको निकालना है तो ये 5000 करोड़, 5000 करोड़ और उसमें से कितना करेंगे माइनस? 500 करोड़ माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4500 करोड़ आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? डेल्टा सी का मान कितना आ जाएगा? डेल्टा सी का मान 4500 करोड़ आ जाएगा। डेल्टा सी का मान 4500 करोड़ आ जाएगा। अब अगेन आप फॉर्मूले में आ जाइए कि सर जी एमपीसी इज इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी का मान सर आपने निकाल दिया है 4500 करोड़। तो 4500 करोड़ क्या आ गया? डेल्टा सी आ गया। और डेल्टा वाई क्या है? ये है डेल्टा वाई क्या है? 500 करोड़ इसमें दिया गया है। तो अब इसमें रख देंगे, आपका उत्तर चला आएगा। डेल्टा सी का मान कितना दे दिया गया? 4500 करोड़ दे दिया गया, 4500 करोड़ दे दिया गया। और डेल्टा वाई का मान कितना दे दिया गया है? डेल्टा वाई का मान दिया गया इसमें, सॉरी, डेल्टा वाई का मान कितना है? 5000 करोड़ है, 5000 करोड़ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9। ठीक है, अब 0.9, अब आप देख लीजिए कि चूंकि अब ये प्रतिशत में दिया गया है तो 0.9 को अगर जो आप प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 90%। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। कोई है जो सी किया है? सब सी किए? कैसे किए भाई सी सभी लोग? इतना जल्दी 1 सेकेंड में तो ये सॉल्व हो नहीं जाएगा, 1 सेकेंड में ये सॉल्व हो नहीं जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एमपीसी अर्थात सीमा, सॉरी, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। ये कई बार बताया हूँ, क्योंकि डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है। फिर हम डेल्टा सी को निकालने के लिए डेल्टा वाई में से डेल्टा एस को घटा देंगे, फिर हमारा डेल्टा सी निकल आया। डेल्टा सी निकल करके कितना आता है? 4500 करोड़ आता है। तो एमपीएस का मान अगेन हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करेंगे तो इसका उत्तर चला आएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं आपकी बात, सभी लोग की बात बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि किसके अनुसार निजी निवेश निर्णय आधारित होते हैं। अब एक बात थोड़ा मुझे बताइएगा, एक बात मुझे थोड़ा बताइएगा, एक बात मुझे बताइएगा, ये प्रश्न सभी लोग तो कर देंगे, ये प्रश्न क्या करेंगे? सभी लोग तो कर देंगे, लेकिन सभी लोग कर देंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा मुझे एक बात बताइएगा कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या होता है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या होता है? आप बार बार पढ़ते हैं कि किसके अनुसार निजी निवेश निर्णय आधारित होता है, तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता पे आधारित होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके थोड़ा बताइए मुझे, तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक, ऑप्शन नंबर, मैं देख रहा हूं उत्तर आपके, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या होगा? कि विनियोग से प्राप्त, विनियोग से प्राप्त होने वाला लाभ की दर, विनियोग से प्राप्त होने वाला लाभ की दर ही पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहलाती है। ठीक है, तो विनियोग से प्राप्त, जैसे अगर जो विनियोग कोई कर रहा है तो उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है ना, उसी की ही दर को पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। आसान भाषा में इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो किन्स ने क्या कहा था कि निजी निवेश निर्णय आधारित होते हैं, अर्थात आप हुए चाहे कोई भी हुआ, आप अगर जो कहीं पे निवेश कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं,
तो आपका निवेश किस पे निर्धारित करेगा? तो आपका निवेश इसी बात पे ही तो निर्धारित करेगा कि जो पैसा आपने विनियोग किया है, जो पैसा आपने लगाया है, उससे आपको लाभ कितना मिल रहा है। अगर जो आपको लाभ कम मिल रहा है तो विनियोग कम करेंगे, और अगर जो लाभ ज्यादा मिल रहा है तो विनियोग आप ज्यादा करेंगे। अर्थात निजी निवेश निर्णय जो होगा वो पूंजी की सीमांत उत्पादकता पे आधारित होगा, और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पे पूंजी की सीमांत उत्पादकता का आसान भाषा में मतलब क्या होता है कि आप जब किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो विनियोग कर रहे हैं, उस विनियोग से प्राप्त होने वाले लाभ के दर को ही पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। मजा आया कि नहीं आया? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करता है? अगला क्या उत्तर है आ रहा है भाई? अगला प्रश्न, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास कर रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करता? और ये बच्चे ऑनलाइन पढ़ने वाले क्यों बताते हैं कि तबीयत खराब है? आपको ऑनलाइन पढ़ने में तबीयत की क्या समस्या है? अगर जो कहीं साइकिल चला करके जाना होता, कहीं पढ़ने जाना होता दूर, तब कहते कि तबीयत खराब है पढ़ने नहीं जाएंगे। मोबाइल सामने है, सर जी क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, सर जी बोल रहे हैं, तो इसमें तबीयत खराब है तो क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? पढ़ा करिए, है ना। माइंड, मन क्या है ना, मन जो होता है यार, ये बहुत एक सेकंड में ना ये आपके पूरे डिसीजन को तहस नहस कर देता है। मन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, मन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अभी एक सेकंड में आपके दिमाग में आएगा यार नहीं मन कर रहा पढ़ने को, छोड़ देते हैं, उसके बाद आपका वो क्या कर देगा, नुकसान कर देगा। अगर जो कहीं आपके दिमाग में आता भी है यार कि नहीं पढ़ने को मन, तो कहिए कि क्यों नहीं पढ़ने को मन कर रहा है, क्या करेंगे? अगर जो नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे भाई, है ना। तो बस सीधी सीधी बात है, घर पे बैठे रहना है, मोबाइल से पढ़ना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है। अब इसी में कोई मेरा छात्र है, वो मुझे बार बार मैसेज कर रहा है कि सर पीएचडी कैसे करें, अब वो हमसे पूछ रहा है। चलिए अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं होगा? मूल्य स्थिरता। अरे ठीक है, आप अपनी स्थिति खुद जानते होंगे। अगर जो आपको शारीरिक रूप से लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगे तो ना पढ़िए, बाकी मैं तो कहूंगा ही कि भाई पढ़ते रहिए। तो मूल्य स्थिरता, अगर जो किसी वस्तु की कीमत स्थिर है तो आप इसके उपभोग को परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपको ये बात पता है कि लक्स साबुन आज भी 10 रुपए का मिल रहा है, 5 साल बाद भी 10 रुपए का ही मिलेगा, तो आप भैया जितना जरूरी होगा उतना ही तो खरीदेंगे ना। लेकिन आपको अगर जो यही पता, अगर जो आपको वही ये पता चल जाए कि लक्स साबुन आज 10 रुपए का मिल रहा है और 2 दिन बाद ये 20 रुपए का हो जाएगा, तो आप अपने उपभोग को बढ़ा लेंगे। अर्थात अगर जो किसी वस्तु को की कीमत बढ़ने की चांस है, किसी वस्तु का कीमत बढ़ने का अगर जो चांस है, तो आप अपने उपभोग को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। बढ़ा लेंगे कि नहीं बढ़ा लेंगे? जैसे कि आप देखते हैं कि जब सरकार अनाउंस करती है कि पेट्रोल की कीमत आज से 1 रुपया या 2 रुपये या 3 रुपया बढ़ेगा, तो बहुत सारे महानुभाव ऐसे होते हैं जो पूरा अपना कार लेकर के और बाइक लेकर के चले जाते हैं पेट्रोल टंकी पे, और उसकी जो कीमत होती है वो रात में 12 बजे से बदलती है। तो लोग जाकर के क्या कर देते हैं कि पेट्रोल पंप पे भीड़ लगा देते हैं। अगर जो सरकार किसी दिन ये कह दे कि 2 रुपए का भी पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने जा रही है, तो उस दिन शाम को आप पेट्रोल पंप पे चले जाएंगे तो लगेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। चलिए अगला, कि कर भार के प्रसरण सिद्धांत। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए। और हर राज्य में परीक्षाएं आ रही हैं, हर राज्य में परीक्षाएं आ रही हैं सर, इस बात को समझिए। मेहनत
के लेवल को 2 स्तर और बढ़ाइए, है ना। अगला प्रश्न, प्रसरण सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या बताता है? ये सिद्धांत हमें क्या बताता है, एक लाइन में बताऊंगा, जिंदगी भर आपको याद रहेगा, ठीक है। बस मेरे शब्दों को सुन लीजिएगा ठीक से। प्रसरण सिद्धांत हमें ये बताता है कि जब कोई सरकार जब 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 सरकार कोई नई कर लगाती है, कोई नई कर लगाती है तो यह स्वतः ही समाज के सभी वर्गों के ऊपर, समाज के सभी वर्गों के ऊपर फैल जाता है, ऊपर फैल जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो प्रसरण सिद्धांत है वो इसको किसने दिया? इसको कैनाड के द्वारा दिया गया था। और कैनाड साहब ने ये कहा था अपने प्रसरण सिद्धांत के अंतर्गत कि अगर जो सरकार किसी नए प्रकार की कर व्यवस्था अपनाती है तो ये नए प्रकार की कर व्यवस्था, इसका प्रसारण स्वतः ही अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। जैसे सरकार ने नया कर व्यवस्था लेकर के आया जीएसटी, ठीक है। तो सरकार जब जीएसटी लेकर के आई तो ऐसा थोड़ी है कि अमीर के लिए अलग था और गरीब के लिए अलग था। जब जीएसटी लागू हुआ तो खाद्य पदार्थ पे अगर जो आपको कर देना है तो आपके ऊपर भी लागू हो गया। आप गरीब हो चाहे अमीर हो, डजेंट मैटर, ये समाज के सभी वर्गों के ऊपर समान रूप से क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या उत्तर आ रहा है? सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में कब प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्षतिपूरक व्यय का मतलब क्या होता है? क्षतिपूरक व्यय का मतलब क्या होता है? क्षतिपूरक व्यय का मतलब ये होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय कर रही है। सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय कर रही है, यही होता है दोस्तों क्षतिपूरक व्यय, ठीक है। और अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर जी ऐसा कैसे संभव है कि सरकार अपने आय से ज्यादा व्यय करेगी? तो देखिए, सरकार जो है ना, वो सरकार और हम लोग, ये दोनों थोड़ा सा हम लोगों का मामला अलग है। कैसे अलग है? कि सरकार पहले ये देखती है कि हमें अर्थव्यवस्था में कितना पैसा व्यय करने की जरूरत है, अर्थात सरकार पहले अपने खर्च को देखती है और खर्च को देखने के बाद अगर जो सरकार को लगता है कि हमें 200 करोड़ रुपया अर्थव्यवस्था में डालना है तो सरकार उसी के आधार पे आय इकट्ठा करती है। अर्थात सरकार कहती है कि हम कर इतना बढ़ाएंगे, हम इतना शुल्क लेंगे। मतलब सरकार पहले अपने व्यय को देखती है, खर्च को देखती है और उसके बाद आय इकट्ठा करती है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? तो हम और आप क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि महीने में कितना पैसा हमारी इनकम है, हमारे महीने की इनकम कितनी है, 30,000, 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, और उसी महीने के इनकम के अनुसार ही हम लोग व्यय करते हैं। तो एक जो व्यक्ति होता है वो अपने आय के अनुसार व्यय करता है, लेकिन जो सरकार होती है वो क्या करती है कि वो अपने व्यय के अनुसार आय को इकट्ठा करता है। तो सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग कब किया जाएगा? तो दोस्तों मंदी के समय में, अर्थात अर्थव्यवस्था में जब निवेश की मात्रा कम रहेगी ना तो सरकार क्षतिपूरक व्यय लेकर के आएगी, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में सरकार बड़े मात्रा में विनियोग करेगी। और जब सरकार बड़े मात्रा में विनियोग करेगी तो इससे एक तरफ मांग बढ़ेगा और दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगी। तो मांग व पूर्ति अगर जो दोनों बढ़ने लगेगी अर्थव्यवस्था में तो अर्थव्यवस्था विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ऐसे प्रश्न दोस्तों अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज क्लास होती है, रोज क्लास होती है, एक बात समझ लीजिए आप लोग, रोज क्लास होती है, केवल संडे को क्लास नहीं होती है। आप बस पढ़ते रहिए, मेरे द्वारा आपको इतना सारा कंटेंट दिया जाएगा ना कि अगर जो आप मुझे ईमानदारी से
2 से 3 घंटे अप्रोक्सीमेटली अगर जो फॉलो करते रहेंगे तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ेंगे तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगा। कंप्लीट आपको नोट्स भी वहाँ पे दिया जा रहा है, कम से कम 1 घंटा रोज नोट्स वहाँ पे पढ़ते रहिए। एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, उसमें सुधार करिए जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी कोर्स की। इसके लिए आपको एडमिशन की जो फीस रखी गई है केवल और केवल 2000 रुपये एडमिशन की फीस है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, चाहे तो डायरेक्ट वहां से डाउनलोड करके भी परचेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस की यहाँ पे बात हो रही है। पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक चॉइस, ये पुस्तक किसकी है? पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक चॉइस। पब्लिक चॉइस ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक किसकी है? तो जितने लोग भी सी बोलेंगे कि सर ये मस्ग्रेव साहब की है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ये दोनों किताब का नाम याद रखिएगा कि द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक चॉइस, ये दोनों पुस्तक किसकी है? मस्ग्रेव साहब की है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि किसी वस्तु के दक्ष मात्रा के निर्माण में चुनाव असफल होता है। अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा कि किसी सार्वजनिक वस्तु के दक्ष मात्रा के निर्माण में चुनावी असफल होता है। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान में आना चाहिए कि सार्वजनिक वस्तु क्या होती है और निजी वस्तु क्या होती है। सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक वस्तु, थोड़ा सा इसको ध्यान से 1 मिनट में मैं बता दे रहा हूँ, आराम से इसको समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। सार्वजनिक वस्तु क्या होता है और निजी वस्तु क्या होता है? तो देखिए सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक वस्तु और दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है निजी वस्तु, निजी वस्तु। तो सार्वजनिक वस्तु का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तुएं जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और कोई भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को इस वस्तु का प्रयोग करने से वंचित नहीं कर सकता है। जैसे हम बात करें पुलिस, तो पुलिस क्या है? पुलिस जो है वो सार्वजनिक वस्तु है, ठीक है। जैसे हम बात करें सड़क, ठीक है, तो सड़क क्या हो गया? सार्वजनिक वस्तु है। जैसे हम आपसे बात करें कि आपके मोहल्ले में जो सरकार ने लैंप लगवाया है कि सबको रोशनी मिल सके, तो जो सरकार ने आपके मोहल्ले में सरकारी लैंप लगवाया है, ये भी क्या है? ये भी सार्वजनिक वस्तु का ही उदाहरण है। तो पुलिस हो गई, सड़क हो गया, लैंप हो गया या जो हमारी सेना हो गई, ये सब सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है क्योंकि ये समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस आपके लिए कोई और कार्य करेगी, आपके पड़ोसी के लिए कोई और कार्य करेगी, वो नियम के अनुसार सबके लिए बराबर से काम करेगी। स्ट्रीट लैंप सरकार लगवाती है, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रीट लैंप को आप अपने घर के तरफ मोड़ लेंगे और पड़ोसी के घर में अंधेरा कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन निजी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग करने के लिए आप पैसा जमा करते हैं या पैसा आप देते हैं, पैसे से किसी वस्तु को आप खरीदते हैं। जैसे आपके पास जो मोबाइल है, तो आपने जो मोबाइल खरीदा अपने पैसे से खरीदा है, तो ये सार्वजनिक वस्तु थोड़ी हो सकती है, इसका प्रयोग आप ही करेंगे। जैसे आप टीवी है, तो टेलीविजन अगर जो आप खरीदे हैं तो अपने पैसे से ही खरीदे, तो ये निजी वस्तुएं हो गई। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि
किसी सार्वजनिक वस्तु के दक्ष मात्रा में निर्माण में चुनावी असफलता होता है क्योंकि, तो देखिए दोस्तों, जब सरकार सार्वजनिक वस्तुओं को देती है ना, तो मतदान सार्वजनिक वस्तुओं की महत्ता को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि जैसे आप एक बात मान लीजिए कि सरकार ने क्या किया है, सरकार ने आपके मोहल्ले में ओपन जिम बनाया है, ठीक है। तो सरकार अगर जो ओपन जिम आपके मोहल्ले में बनाया है, और अब तो हर जगह पे बन रहा है, अगर जो आप शहर में होंगे तो जानते होंगे, कुछ ग्रामीण इलाके में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन शहर में इसका प्रचलन ज़्यादा है। तो अगर जो आप शहर में रह रहे हैं और अगर जो सरकार ने कोई सरकारी जिम बनाया है, तो ऐसी स्थिति में जो लेबर क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो तो सुबह 7 या 8 बजे ही भोजन करके क्या करता है कि निकल जाता है, क्या करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। तो उसको जिम से क्या मतलब है, उसको कोई मतलब है क्या? तो जब सार्वजनिक वस्तुओं की बात होती है तो ये 100% सभी लोगों की महत्ता को ये नहीं दर्शाता है, उससे कुछ लोगों को फायदा नहीं भी होता है, ये भी बात सही है। अगला प्रश्न, ठीक, अगला प्रश्न। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगला, अगला कि किसी व्यक्ति को जिन वस्तुओं और सेवाओं से वंचित किया जाता है वो पूर्णतया निजी वस्तुएं होती हैं। अभी तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो आपने अपने पैसे से टीवी खरीदा है तो भैया आप ही यूज करें। आपने देखा होगा कि बचपन में क्या होता था कि जब लोगों के घर में टीवियाँ कम होती थी तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो दूसरे के घर पे जा करके टीवी देखते थे। तो दूसरे घर में एक दादी हुआ करती थी, वो आती थी और वो टिक देना करके क्या कर देती थी, टीवी बंद कर देती थी, है ना। तो जो निजी वस्तुएं होती हैं उससे किसी व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। जैसे टीवी हो गया, जैसे आपसे कोई बाइक मांगता है, तो बाइक आपने खरीदा है तो मन किया तो दिए, मन किया तो नहीं दिए, ठीक है। तो ये सब निजी वस्तुएं हैं। तो किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को जिन वस्तुओं और सेवाओं से वंचित किया जा सकता है वो पूर्णतया निजी वस्तुएं कहलाती हैं, देयर इज नो डाउट, ठीक है। उसके बाद राज्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराता है। बात तो ये भी ठीक है, सरकार टीवी नहीं उपलब्ध कराता है लोगों को, सरकार बाइक नहीं उपलब्ध कराता है, सरकार कार नहीं उपलब्ध कराता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सर जी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और एप्लीकेशन पे जो लोग भी पढ़ रहे हैं या जो लोग भी एडमिशन लेने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी ही आपको वहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप वीडियोस को और सारे मटेरियल को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं वो एप्लीकेशन में। बार बार आपको उसे ओपन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, है ना। अगला, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सार्वजनिक वस्तुओं में नहीं पाई जाती है। सार्वजनिक वस्तुओं में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, बच्चों वाली बात है, प्रतिद्वंद्विता नहीं पाई जाती है। सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिस पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार है ना। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस वस्तु का प्रयोग करने से वंचित नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे पार्क हो गया, टेलीविजन हो गया, सॉरी, जैसे पार्क हो गया, सड़क हो गया, जैसे सरकार ने जो आपके मोहल्ले में लैंप लगवाया है, तो ये सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं और इसमें कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं होती है। समाज का सभी वर्ग समान रूप से इसका उपयोग करता है। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ये देखिए, जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतना भी लाइक नहीं है, ऐसा क्यों है भाई? इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है, शेयर की संख्या बहुत कम है। आप कृपया करके वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। क्लास आपकी ही है, जिम्मेदारी आपकी ही है।
आप क्लास पढ़ रहे हैं तो मैं किससे कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो निवेदन है आपसे, मैं 2-2 घंटे की क्लास आपके लिए ले रहा हूँ, मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, बशर्ते आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं ये बात मायने रखता है ना। मैं तो आपको सारा कंटेंट दे ही रहा हूँ, बशर्ते आप कितने ईमानदार हैं ये भी बात ज़रूरी है। बस आप पढ़ते रहिए ना, जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है पढ़ते रहिए, कुछ भी इधर उधर से नहीं पूछेगा, सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, यहीं से देखने को मिल जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है सर? ये बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ए बी, बहुत सारी विविधता आ रही है। और ये अभिकथन और कारण वाला जो प्रश्न है ना, इसका जो वेटेज है वो आने वाले समय में बढ़ेगा, एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। 10 से 15 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं अब इस प्रकार के। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है सर? ये बोल रहे हैं, ए के अलावा कोई नहीं है, ए के अलावा कोई भी नहीं है, तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सबका उत्तर ठीक होगा। चलिए देखते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि पुलिस हो गई, ठीक है, हमारे देश की सेना हो गई, ये सब सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये समाज के सभी वर्गों का समान रूप से समाज के सभी वर्गों के अधिकारों का समान रूप से संरक्षण करते हैं। पुलिस हो गया या सेना हो गई, तो सेना ऐसा थोड़ी है कि आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपके पड़ोसी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो ये तो बात ठीक है कि राष्ट्र की सुरक्षा जो है एक सार्वजनिक वस्तु है। और देशवासी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित होना चाहते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हम आप चाहते हैं ना कि भैया कोई भी देश हमारे देश पे हमला ना करे, हम और आप चाहते हैं ना, तो बात तो ये भी ठीक है, बात तो ये भी ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को डिस्क्राइब कर रहा है? एक दूसरे को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, क्या हुआ भाई? मैं आपके कमेंट को देखूं कि पढ़ाऊं, क्या करूं? चलिए, क्या हुआ? कोई समस्या में कोई है क्या भाई? है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बेचारे बहुत सारे छात्र दिन भर बैठे रहते हैं, कोई बात करने वाला नहीं मिलता, थोड़ा बहुत बतिया लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? तो इजी सी बात है, जब जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं तो बिजली का बिल देते हैं, तो जब बिजली का बिल देते हैं तो आप यूनिट के अनुसार ही देते हैं ना, कि हमने 50 यूनिट खर्च किया है, 100 यूनिट खर्च किया है, 200 यूनिट खर्च किया है, तो आप बिजली का बिल देते हैं। ये एक सार्वजनिक वस्तु नहीं होगी, ये निजी वस्तु होगी। अगला, कि सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में चलिए, ठीक। अच्छा चलिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोगों के क्या मसले हैं, मैं सबका कमेंट थोड़ी बार बार पढ़ता रहता हूँ, बीच बीच में मैं कमेंट को देख लेता हूँ। आप अपने मसले को अपने पास रखिए, क्वेश्चन को देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है? सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बातें ठीक है? तो देखिए क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर, जितने भी डी बोलेंगे वो पूरा बड़ा सा जीरो पाएंगे पेपर में, है ना। इसके उपभोग में, ये क्या पूछ रहा है, सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? तो इसके उपभोग में अप्रतिद्वंदता पाई जाती है। ये अपवर्जन का नियम क्या होता है? अपवर्जन का नियम ये होता है
कि किसी व्यक्ति को उसका प्रयोग करने से वंचित कर दिया जाए। ठीक है, किसी वस्तु का प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उससे वंचित कर दिया जाए तो इसे ही अपवर्जन का नियम कहते हैं। लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे उपभोग में अप्रतिद्वंदिता देखने को मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? देखिए दोस्तों, थोड़ा आराम से पढ़िएगा। संस्थागत स्रोत, ठीक है, तो देखिए ऋण के दो स्रोत हैं, एक संस्थागत एक गैर संस्थागत। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा सर? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए दोस्तों, साख के दो स्रोत होते हैं। जब हमें आज़ादी मिली थी और जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले साख के परंपरागत स्रोत थे। साख के परंपरागत स्रोत का मतलब क्या होता है कि जो महाजन थे, जो साहूकार थे, जो आपके पड़ोसी थे, जो आपके रिश्तेदार थे, उनसे आप ऋण लेते थे, क्योंकि बैंक की कुछ इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी कि आप बैंक से जाके ऋण ले सकते थे। तो साख का परंपरागत स्रोत क्या था? तो साहूकार, महाजन, ठीक है, पड़ोसी या आपके रिश्तेदार, ये सब परंपरागत साख के स्रोत हैं। लेकिन जब हमें आज़ादी मिल गई और जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में कर दिया गया, तो उसके बाद साख का क्या किया गया कि साख का संस्थागत स्रोत का निर्माण हो जाता है। अर्थात अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, ये सारी बैंक मिल करके किसानों को ऋण देंगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, देसी बैंकर, देसी बैंकर के अंतर्गत कौन आता है? महाजन आते हैं, साहूकार आते हैं, ठीक है, आपके पड़ोसी आते हैं। इन लोगों से ऋण अगर जो आप लेते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? गैर संस्थागत स्रोत। और संस्थागत स्रोत मतलब अगर जो आप किसी वित्तीय संस्था से ऋण ले रहे हैं, जैसे प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों से ले रहे हैं, भूमि विकास बैंक से ले रहे हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अच्छा, भूमि विकास बैंक कैसा ऋण देता है? अल्पकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण देता है, या हर प्रकार का ऋण देता है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आवाज कम आ रही है क्या? आवाज स्लो आ रही थी क्या अभी तक? एक्चुअली ये माइक्रोफोन में अपने पास रखा ही नहीं था, ये काफी दूर था, तो आवाज स्लो आ रही थी क्या? अब ठीक है? माइक्रोफोन में अपने पास रखा ही नहीं था। थोड़ा बताइए कमेंट करके, अब ठीक आ रही है ना आवाज? ठीक है, आगे मल्होत्रा समिति की बात करें, ठीक, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का ठीक है कि बीमा क्षेत्र के संदर्भ में। तो आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सिफारिश की? तो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित। अगला, कि ये बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में प्रविष्ट है, जिनकी भुगतान की गई राशि और समग्र आरक्षित का मान 5 लाख रुपए से कम नहीं है। ये आरबीआई को संतुष्ट करते हैं कि उनके कार्यों के जमाकर्ताओं के हित साधे जाते हैं। अब अगर जो आपने आरबीआई एक्ट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आरबीआई एक्ट के अंतर्गत अनुसूची 1 और अनुसूची 2 की बात होती है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े अगर जो आपको लगता है कि बस हवा में पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, तो भैया हवा में पढ़ने वाले बहुत कंपटीटर हैं और जमीनी लेवल पे पढ़ने वाले कम है ना। जो जमीन पे रह के पढ़ रहे हैं, अर्थात जो कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट कम, हवा वाले ज़्यादा कि बस पढ़ लिए कैसे भी करके, किताब उठा लिए, कापी उठा लिए, मोबाइल उठा लिए, कहीं से कुछ भी पढ़ लिए। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं अनुसूचित बैंक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे अनुसूचित बैंक कौन होते हैं, गैर अनुसूचित बैंक कौन होते हैं। अब इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में
निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार के रूप में व्यवस्थित करिए। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए ये कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, तो ये हुआ 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ? तो देखिए जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद ये जो बैंक थे ना, ये एकाधिकार प्रवृत्ति के रूप में कार्य कर रहे थे। ये किसानों को ऋण नहीं दे रहे थे। इनका ये मानना था कि हम किसानों को ऋण देंगे तो किसान से ऋण वापस नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने ये देखा, आरबीआई ने ये देखा कि ये बैंक जो निजी बैंक है ये तो भाई ये तो किसानों को ऋण दे ही नहीं रहे, और अगर जो किसानों को ऋण मिलेगा नहीं तो किसान किस तरीके से अच्छी टेक्नोलॉजी खरीद पाएगा, कृषि से संबंधित कृषि करने के लिए अच्छी तकनीकी का प्रयोग कृषक कैसे कर पाएगा अगर जो उसे ऋण नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में कर दिया गया, और जब इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो इन बैंकों की प्रतिबद्धता बन जाती है कि अगर जो वो अपने बैंक से 100 रुपया उधार दे रहे हैं, ऋण किसी को दे रहे हैं, तो उसमें से 40 रुपया ऋण जो देंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे। 40 रुपया ऋण जो देंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्थात कुल ऋण का 40% अब उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के रूप में बांटना ही पड़ेगा। तो इसीलिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। तो उसके बाद बात करें कि बैंकिंग प्रणाली से संबंधित नरसिम्हन समिति की बात करें तो ये कब की बात है भाई? नई औद्योगिक नीति के समय की बात है ना, 1991 की बात है, 1991 की बात है। फेमा की अगर जो बात करें तो फेमा की अगर जो बात करें दोस्तों तो ये कब अस्तित्व में आया? फेमा अधिनियम को अधिनियमित कब किया गया? तो ये 1999 की बात है। और निर्यात आयात बैंक की स्थापना की बात करें तो ये कब इसकी स्थापना हुई? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई। तो चलिए सर सुमेलित करके बता दीजिए, पहले नंबर पे क्या होगा? एक होगा, ये वाला होगा ना, उसके बाद कौन होगा? ये वाला होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 1, 4, 2 और 3 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। अब यहाँ से 1-2 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं भैया, इसी तरीके से पूछे जाते हैं, और अगर जो नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर नहीं समझ में आ पाएगा, नहीं हो पाएगा, इजी सी बात। अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है? लाइक और शेयर भी तो कर दीजिए थोड़ा बहुत। रश्मि तिवारी जी, मीनू यादव जी, सुमन शर्मा जी, नौशाद अली जी, राकेश विंद जी, संजय कुमार जी, पूनम गुप्ता जी, राजन सिंह जी, अनीस पंडित जी, पूजा मिश्रा जी, राकेश कुमार सिंह जी, सदानंद मिश्रा जी, सुनीता गुप्ता जी, सभी लोगों से निवेदन है जितने लोग भी यहाँ पे क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर बताइए? अच्छा सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है? इजी सी बात है कि नहीं है? है कि नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की बात करें तो ये कब अस्तित्व में आया था? 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2015 में। काम के लिए अनाज कार्यक्रम की अगर जो बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1999 2000, अर्थात यहाँ पे 2001 दे दिया गया है तो ठीक है, 2001। राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की अगर जो बात करें तो 1983 में, तो इसको आप सुमेलित कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में मोदी जी ने इसकी शुरुआत किया था। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये भी इसकी भी शुरुआत 2001 में होती है, और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में होती है। अगला कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए, थोड़ा सा एक सेकेंड, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उद्योगपतियों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया
मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई भाई, यही आपसे पूछा जा रहा है, चूंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेक इन इंडिया की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो 25 सितंबर 2014 को होती है। तो याद रखिएगा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उद्योगपतियों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया अभियान को किस तिथि को आरंभ किया गया, तो 25 सितंबर 2014। अगला प्रश्न कि अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन में ये कहा जा रहा है कि भारतीय विकास कार्यक्रम सामाजिक न्याय के साथ विकास उन्मुख है। क्या ये बात सही है? और भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी और आय असमानता से संतृप्त है। इजी सी बात है सर। तो जितने लोग भी ये बोलेंगे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम अगर जो बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो हमारे यहाँ सामाजिक न्याय है ना, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, ये तो बात ठीक है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है। और ये बात भी सही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी और आय की असमानताओं से संतृप्त है। भारत की कुल आय का लगभग 40% भारत की कुल जनसंख्या का 10% लोगों के पास है। तो सोचिए कितनी बड़ी विषमता भारत में देखने को मिल रही है। तो बात तो ये दोनों ठीक है, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे का ये डिस्क्राइब कर रहा है? तो गरीबी और भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी और आय असमानताओं से संतृप्त है, बात ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला कि मानव पूंजी निर्माण में तेजी लाई जा सकती है। मानव पूंजी में निर्माण, जैसे मान लीजिए कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो मानव पूंजी का ही निर्माण करते हैं। अपने बच्चों को कोई पेरेंट्स क्यों पढ़ाता है? अपनी पूरी जिंदगी का पैसा लगा करके पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारा लड़का या हमारी लड़की अगर जो बढ़िया उसे शिक्षा मिल जाएगा, बढ़िया उसे उसका मेंटल स्टेटस बढ़िया होगा, उसे रहने की व्यवस्था हम अच्छी दे देंगे, तो वो एक दिन चल करके बहुत सारा पैसा कमाएगी और रोजगार का वो सृजन कर लेगी। ठीक है, पेरेंट्स इसीलिए तो बच्चों पे पैसा खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? उनके कौशल को विकसित करते हैं। ठीक है, तो मानव पूंजी में निर्माण करने का कार्य किसका है? सरकार का भी है। ये तो परिवार के संदर्भ में आपने देख लिया, लेकिन सरकार का भी है। सरकार का भी ये कर्तव्य बनता है कि युवाओं के कौशल में विकास करे, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे, जिससे लोग स्वस्थ होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनकी मेंटल स्टेटस ज्यादा होगी। ये जो होगा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग को मजबूत बनाना, ये तकनीकी विकास से संबंधित है। ये तकनीक विकास से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रतिपादित विकास की परिभाषा दी जा सकती है। ठीक है, प्रतिपादित विकास की परिभाषा दी जा सकती है। और आज के समय में पता है, बहुत सारे लड़के जो है ना, वो अपने माँ बाप का फायदा भी उठाते हैं। माँ बाप का फायदा उठाने का मतलब क्या? आप 30 साल के हो गए, आप 32 साल के हो रहे हैं, और अगर जो स्टिल अभी भी आप माँ बाप से पैसे ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि यार आपकी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा मतलब है ही नहीं। क्योंकि अगर जो 30-32 साल तक माँ बाप किसी बच्चे को पैसा दे रहा है, तो इसका मतलब कि उसके ऊपर बड़े आराम से उसने 10 से 15 लाख रुपए, मिडिल क्लास की भी अगर जो बात करें तो मिडिल क्लास का भी व्यक्ति अपने बच्चे को 30 साल तक अगर जो पालता है, तो बड़े आराम से उस पर 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर देता है मिडिल क्लास। तो अगर जो एक बच्चे पे कोई पिता 15-20 लाख रुपए अपनी कमाई का खर्च कर दे रहा है, और उसके बाद भी उसका बच्चा ये सोचता है कि हमारे माँ बाप हमको सपोर्ट करें, तो ये तो उस माँ बाप का दुर्भाग्य ही है ना। तो आप यार 25-30 साल के बाद, 25 साल मैक्सिमम 25 साल, उसके बाद तो माँ बाप से 1 रुपया नहीं लेना चाहिए। सीधी सीधी बात, अगर जो आप ले रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप उनका किसी न किसी तरीके से आप उनको कष्ट प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, जब आप पैसा कमाएंगे ना, और 500 रुपये अगर जो किसी दूसरे को देना पड़ जाए ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। अपना खुद का जब कमाई होगा और 500 रुपया किसी दूसरे को देना होगा ना, तो हालत खराब हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में कोई आपको 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए आपके ऊपर खर्च किया, फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी भी माँ बाप पैसा देते रहे, तो ये तो दुर्भाग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं
कि प्रतिपादित विकास की परिभाषा दी जा सकती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि प्रतिपादित विकास ऐसा विकास होता है जिसके अंतर्गत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा भी किया जाता है, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ी की अनदेखा भी नहीं की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा विकास करें जिससे प्रदूषण बढ़े, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, अन्य प्रकार की प्रदूषण बढ़े, तो ऐसी स्थिति में हमारे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी होगी वो क्या हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार का विकास हमें नहीं चाहिए। हमें विकास ये चाहिए कि वर्तमान समय में जो हमारी जरूरत है उसको पूरा भी कर लें और आने वाले भविष्य में जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए स्वच्छ जल छोड़ दें, स्वच्छ वायु छोड़ दें। ठीक है, तो इस प्रकार के विकास को प्रतिपादित विकास या पोषणीय विकास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कि संगम योजना का उद्देश्य है, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? संगम योजना का उद्देश्य क्या है सर? अगला, संगम योजना, संगम योजना की शुरुआत कब होती है? ये होती है 1969 में संगम योजना की शुरुआत होती है। और संगम योजना की शुरुआत क्यों होती है? तो ये विकलांगों के कल्याण में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना ही संगम योजना का उद्देश्य है। 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है कि कामगार राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत लाभान्वित होने हेतु मासिक मजदूरी की उच्चतम सीमा क्या है? तो देखिए दोस्तों, कामगार राज्य बीमा अधिनियम एक आया था और इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि किसी मजदूर को आप उच्चतम मजदूरी जो है वो कितना दे सकते हैं? 21,000 रुपये दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे 21,000 रुपये बना लीजिएगा। ठीक है, 21,000 रुपये बना लीजिएगा। वर्तमान समय में ये परिवर्तित हो चुका है, 21,000 रुपये हो चुका है। अगला कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा भारत सरकार के द्वारा कब और क्यों आरंभ की गई बताइए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, दो तीन बातें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि 1999-2000 का जो वित्तीय वर्ष था इसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, 1985 में ये क्या था? व्यापक फसल बीमा योजना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि अगर जो किसी राज्य में, इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? तो अगर जो किसी राज्य में सूखा पड़ जाता है, किसी राज्य में बाढ़ आ जाता है, जैसे अभी आप देखेंगे कि बिहार में बाढ़ आया हुआ है, अभी आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आया है। तो अगर जो किसी राज्य में सूखा पड़े, बाढ़ आए, ओलावृष्टि हो या अन्य किसी प्रकार से किसान के फसल को नुकसान पहुंचे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा का उद्देश्य यह है कि यदि किसी राज्य में सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रहा है, ओलावृष्टि हो रही है या किसी कारणवश किसान की फसल को नुकसान पहुंच रहा है, तो इसके लिए सरकार किसान को क्या करेगी? कंपनसेशन देगी, अर्थात क्षतिपूर्ति देगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, 1999 में। अगला देखिए, वित्तीय वर्ष हमेशा याद रखना चाहिए, है ना? वित्तीय वर्ष याद रखेंगे तभी आसान होगा। एक देश का आर्थिक विकास अंकित किया जाता है, इजी सी बात है। आर्थिक विकास कहाँ पे देखने को मिलता है? विकासशील अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, जहाँ पे उस देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ उस देश में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली बेहतर होती है, सड़क बेहतर होती है, मानव की लाइफ स्टाइल बेहतर होती है, मानव के कल्याण में वृद्धि आती है। डी राइट आंसर। अगला, अन्नपूर्णा योजना को प्रारंभ किया गया। अन्नपूर्णा योजना को प्रारंभ किया गया, बताइए कब?
ठीक है, ठीक है। तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो हुआ वो 1999 2000 के संघ सरकार के बजट में हुआ, और इसके अंतर्गत ऐसे वृद्ध जो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं उनको सरकार क्या करेगी, उनके लिए सरकार 10 केजी अनाज प्रति माह उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का बैच देखने को मिल जाएगा, बिहार में टीजीटी पीजीटी अर्थात बीपीएससी 4.0 आगे है उसके लिए बैच देखने को मिल जाएगा, यूजीसी नेट दिसंबर के लिए आपको बैच देखने को मिल जाएगा, झारखंड में टीजीटी और पीजीटी के लिए आपको बैच देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए, मध्य प्रदेश में सेट की परीक्षा जो दिसंबर में होने वाली है उसके लिए बैच देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए बैच देखने को मिल जाएगा, एलटी ग्रेड उत्तराखंड में जो एलटी ग्रेड है उसके लिए भी वैकेंसी उसके लिए भी बैच देखने को मिल जाएगा, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग बैचेस देखने को मिल जाएंगे। हरियाणा में याद रखिएगा, हरियाणा में जो नई शिक्षक भर्ती आई है उसके लिए भी आपको बैच देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए भी आपको बैच देखने को मिल जाएगा, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, इनके लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाती है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज दिया संपूर्ण नोट्स दिया जा रहा है, आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए, ताकि पीछे के टॉपिक भूले भी नहीं और आगे के टॉपिक तैयार होते चले जाएं, है ना। नोट्स कम से कम 1 घंटे रोज पढ़िए, निरंतर 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है समय समय पे, यहाँ पे आप टेस्ट भी देते रहिए जिससे आपको पता चले कि किस तरीके की आपकी तैयारी चल रही है, आप गलत कहाँ पे कर रहे हैं और इस गलतियों को सुधार कैसे किया जा सकता है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। अगर जो आप इसे ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इट मींस एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में यदि कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए भी नया बैच प्रारंभ होता है, आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पर सबमिट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पर सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन को जब आप डायरेक्ट कोर्स परचेज करिएगा तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि जहां से आप कोर्स परचेज करेंगे फिर मुझे आपको बैच में ऐड करना पड़ेगा, और जब बैच में आप ऐड होंगे तभी वहां पे आपको एक क्रम से सारे कॉन्सेप्ट, क्लास, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीज आपको वहां पे मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत मजा आया आज के सेशन में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।